हाय गाइस। तो रिसेंटली इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है वेयर वी हैव रीच्ड 226 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर टारगेट, जो कि है 500 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी इन द रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड अंटिल 2030। अब इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में इस गोल को अचीव करने के पीछे जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो दो सेक्टर्स का है। वन इज विंड एनर्जी एंड सेकंड इज सोलर एनर्जी। एंड इसीलिए आप देखोगे कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में इन दोनों ही सेक्टर की कंपनीज में हमें काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बट डू यू नो कि अगर इंडिया को 2030 तक अपने 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के गोल तक पहुंचना है तो ये चीज इम्पॉसिबल है विदाउट द डेवलपमेंट और द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर, जहां पर हमारे रिमेनिंग ऑलमोस्ट 260 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में 125 गीगावाट जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रीन हाइड्रोजन का रहेगा। एंड इंडिया इज नो वेयर क्लोज इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और ये चीज़ की इंपॉर्टेंस हमारी गवर्नमेंट को भी पता है। इसीलिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल के यूनियन बजट में हमारी गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर पे अपने जो बजट है उसको 2x कर दिया है, और हमारी गवर्नमेंट इस सेक्टर पे आज के टाइम काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। इसीलिए ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस सेक्टर में आने वाले कुछ सालों में हमको कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए एज एन इन्वेस्टर टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में समझेंगे और समझेंगे दैट व्हाई दिस सेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सेकेंडली हम बात करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में वो कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जिस वजह से अभी तक इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं कर पाया है, और ये भी देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इस सेक्टर में क्या प्लानिंग कर रही है। थर्डली मैं आपको इस पूरी सेक्टर की वैल्यू चेन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और फिर इस वैल्यू चेन के अकॉर्डिंग इस सेक्टर की कंपनीज के ऊपर हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि एक्चुअली में कोई सिग्निफिकेंट या फिर कोई एक्चुअल वर्क कर रही है इस सेक्टर में, रादर देन ऐसी कंपनीज जो कि केवल नाम के लिए ग्रीन हाइड्रोजन फील्ड में वर्क कर रही हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि इस पूरे वीडियो में जिन भी कंपनीज वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लीज़ उसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। उनको हम केवल एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख रहे हैं, और इन कंपनीज में या फिर किसी और कंपनी में भी अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना है। सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसके साथ ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पॉइंट दैट व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। तो देखिए, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल अभी से नहीं बल्कि काफ़ी टाइम पहले से यूज़ हो रहा है, और इस फ्यूल के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं अगेंस्ट द नॉर्मल फ्यूल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर स्पेसिफिकली अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो इसको वाटर में एक सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस की मेथड की मदद से H2 यानी हाइड्रोजन और O2 यानी ऑक्सीजन के एटम्स को अलग अलग करके बनाया जाता है, जहाँ पर फर्दर इस हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। और इस पूरे ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो जनरेट होती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, एंड इसीलिए हम लोग उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया दैट हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसको हम काफ़ी टाइम पहले से यूज़ कर रहे हैं। बट फिर सवाल आता है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए आप इस पूरे ग्राफ को देख सकते हैं, जहाँ आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन किया। इसके केस में वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल चीज़ ये है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, बिकॉज जब ग्रीन हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन आप बर्न करते हो एज अ एनर्जी तो उससे वाटर वेपर्स निकलते हैं जो कि इन्वायरमेंट को कोई भी हार्मफुल इंपैक्ट नहीं डालते। पर अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन सोर्सेज है जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें आता है ब्लू हाइड्रोजन जो कि नेचुरल गैस और कार्बन कैप्चर करके बनाया जाता है। इसके केस में जो CO2 एमिशन होते हैं हार्मफुल, वो मीडियम होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रे हाइड्रोजन एक केस होता है जो कि नेचुरल गैस की मदद से बनाया जाता है। इसमें जो CO2 एमिशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। और लास्ट आता है हमारा ब्लैक हाइड्रोजन, जिसको कि कोल की मदद से जनरेट किया जाता है, और जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ CO2 एमिट करता है और इन्वायरमेंट को काफ़ी एडवर्सली इंपैक्ट करता है। पर यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के सोर्स के अलावा जो बाकी सारे हाइड्रोजन सोर्सेज हैं जो कि एक्चुअली में कहीं ना कहीं CO2 कुछ लेवल पे एमिट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इस फ्यूल को हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हाइड्रोजन की एनर्जी डेंसिटी, जो कि गैसोलीन और डीजल जैसे फ्यूल से 3 to 4 टाइम ज़्यादा है। यानी ये ज़्यादा बेटर उनसे बर्न भी होता है और ज़्यादा बेटर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एंड इसीलिए अभी भी हम ऑलरेडी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। बट अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे कि हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में भी हमारा ऑलरेडी जो विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है उसमें हम काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्यों हम इसमें फर्दर हाइड्रोजन के फील्ड में इतना जा रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखो
तो अगर आप सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी जनरेट करते हो तो उसकी एनर्जी एफिशिएंसी 80 to 85% होती है। बट अगर आप बात करो ग्रीन हाइड्रोजन के केस में, तो पहले आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यानी सोलर या विंड से रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हो और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का फर्दर यूज करते हो वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की मदद से, जिससे हम वापस से हाइड्रोजन जनरेट कर पाए। तो इसमें तो जो एनर्जी एफिशिएंसी हो जाती है वो और भी कम हो जाती है, विच कम्स टू अराउंड 30 to 40%। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की इतनी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के काफी सारे मेजर एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जिसमें सबसे पहला एडवांटेज आता है इसका एक्सटेंसिव यूज, जहां पर एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको एक्सटेंसिवली हम काफी लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप सोलर या विंड एनर्जी का केस देखो, तो जितने भी बड़े बड़े सोलर प्लांट्स या फिर विंड एनर्जी के प्लांट लगते हैं, उनके केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर प्रोड्यूस हो, इसके लिए पहले तो उन्हें एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए। चलिए, अगर सूटेबल एनवायरनमेंट भी उन्हें इंडिया में मिल जाता है प्रॉपरली, बिकॉज हमारे यहाँ सनी डेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसमें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, जो कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी, कि इंडिया में ऑलरेडी जिस लेवल पे सोलर या विंड एनर्जी के प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं और उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी हो रही है, उसमें से काफ़ी बड़े लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर काफ़ी बड़ा पार्ट उस इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट हो रहा है। क्यों? इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है कि इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर हम यूज़ कर पाएँ। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए अभी टाइम लगेगा, भले ही हमारी गवर्नमेंट इस पे कितना भी फास्ट कर ले। तो इसीलिए इसको, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी बड़े लेवल पर ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। सेकंड एक प्रॉब्लम ये है कि मान के चलिए डे टाइम पे एक पूरा सोलर प्लांट एक काफ़ी बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता भी है, तो अगर उस सेम इलेक्ट्रिसिटी को हमें सनसेट के बाद या फिर अगले कुछ वीक्स के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, जिनको बनाने की कॉस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिस वजह से ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट निकल के आती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता। पर इसके कंपैरिजन में अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन का केस देखो, तो इसको स्टोर करना कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और उसको आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, जहाँ पर अगर आप हैवी ड्यूटी ट्रक्स वगैरह देखो, तो इसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, वो एक काफ़ी बेटर रेंज प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप ट्रक्स में देखो। और उनके केस में जो रीफ्यूलिंग का भी कॉस्ट आता है प्लस टाइमिंग होता है, वो काफ़ी घट जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एयरक्राफ्ट वगैरह केस देखो, तो इनमें आप मैसिव बैटरीज वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज इससे एयरक्राफ्ट का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और वो फ्लाई नहीं कर सकते। पर वहीं पर अगर आप हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को यूज़ करोगे, तो उसका जो वेट है वो अपने आप में लाइट होता है और बेटर कंबशन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए ये एविएशन इंडस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्यूल होने वाला है। थर्डली, इसका स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बिकॉज अभी करंट में स्टील इंडस्ट्रीज़ में कोल का काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है और इससे जो CO2 एमिशन होता है वो ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड का 7% CO2 एमिशन स्टील प्रोडक्शन से ही होता है। तो अगर इस कोल के फ्यूल को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए, तो हमें CO2 के एमिशन में काफ़ी बड़ा रिडक्शन देखने को मिलेगा। और लास्टली, पेट्रोलियम रिफाइनरी जैसे प्रोसेस में भी अभी तक ग्रे हाइड्रोजन का जहाँ ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, इस ग्रे हाइड्रोजन को अगर हम इस ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें, तो अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट में CO2 के एमिशंस को कम करने में। अब इसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पर हम ये समझेंगे कि एज ऑफ नाउ ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में क्यों इंडिया में ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है, और इसके अलावा इस पूरी इंडस्ट्री की डिमांड साइड को हम समझेंगे और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव और टारगेट्स ले रही है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों ग्रीन हाइड्रोजन में इतना बड़ा हमने कोई लीड नहीं लिया है। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के केस में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इसका प्रोडक्शन, सेकंड होता है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, और थर्ड होता है इसका एंड यूज़। और इन तीनों ही मेजर स्टेप्स में हमें कुछ मेजर चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में इंडिया कोई मेजर लीप नहीं ले पाया है। जिसमें सबसे पहले अगर हम प्रोडक्शन वाले स्टेप्स की बात करें, तो प्रोडक्शन के केस में जो एक मेजर कॉस्ट निकल के आती है वो आती है इलेक्ट्रोलाइजर्स की। ये वही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको फर्दर इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और हाइड्रोजन एटम्स को अलग किया जाता है वाटर में। अब इसके केस में जो अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स, उसकी अगर आप कॉस्टिंग देखोगे तो वो निकल के आती है $3.5 to $5 पर केजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। और एज ऑफ नाउ जो हम ग्रे हाइड्रोजन यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादा CO2 एमिट होती है, उसका कॉस्ट निकल के आता है $2 पर केजी। यानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए अभी ये जो टेक्नोलॉजी है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इसीलिए इंडिया का टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में यानी अंटिल 2030 हमारा प्लान है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन कॉस्ट को $1.5 to $2.3 पर केजी तक नीचे ला पाएं, जिससे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इसको यूज़ करना इकोनॉमिकली पॉसिबल हो पाए। अपार्ट फ्रॉम द जो सेकंड मेजर चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं इनके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन वाले सेगमेंट में, जहाँ पर हमें अलग से अभी जो हमारे मेटल पाइपलाइंस है जिनकी वजह से हम हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने का प्लान कर रहे हैं, उनको हमें हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट करना पड़ेगा, जिससे उनमें कोई लीकेज वगैरह ना पड़े।
इसके अलावा जो स्टोरेज वेसल्स में हम सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें, उनके केस में हमें अलग से हाई प्रेशर वेसल्स बनाने पड़ेंगे और एक क्रियोजेनिक स्टोरेज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन अलग से बनाना पड़ेगा, जो कि -252 डिग्री सेल्सियस तक का जो ग्रीन हाइड्रोजन का टेम्परेचर है उसको कंटेन कर पाए। और इन सब चीज़ों के लिए हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन की जरूरत है, जहाँ पर सबसे पहले तो हमें डेडिकेटेड हाइड्रोजन पाइपलाइन का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिससे एक जगह से दूसरी जगह हम इस ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर पाएँ। और इन पाइपलाइंस को बनाने में कौन सी कंपनी वर्क कर रही है उसके बारे में आगे बात भी करेंगे। सेकेंडली, हमें एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल से एक स्ट्रॉन्ग वेसल्स बनाने पड़ेंगे, जो कि हम स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करेंगे फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। और थर्डली, हमें स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट करना पड़ेगा प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन उस जगह के नियर जहाँ पर मेजर डिमांड सेंटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो थर्ड चैलेंज आता है, जो कि इसके एंड यूज केस में, उसमें सबसे पहला चैलेंज तो इसका अवेयरनेस ही है, जहाँ पर ओवरऑल इंडस्ट्री में इसका अवेयरनेस पहले तो गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। और सेकेंडली, मेजर चैलेंज ये आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के केस में कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करना, लाइक कोई व्हीकल्स वगैरह जिससे चल सके, उनमें हाई इनिशियल कॉस्ट हमें रिक्वायर्ड होता है। और इस हाई इनिशियल कॉस्ट की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कंपनीज कम देखने को मिलती हैं इस सेक्टर में वर्क करने के लिए। और जो कंपनीज कर भी रही हैं वो अपने पायलट प्रोजेक्ट पहले इसमें रन करती हैं, जिसके केस में अगर वो सक्सेसफुल होता है तब वो लार्ज स्केल पर उन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगी। पर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है, जहाँ पर हमने पास्ट में देखा है कि ओलेक्ट्रा, ग्रीन ट्रैक जैसी कंपनीज, जिन्होंने 2023 में ये अनाउंस किया था कि आने वाले एक साल के अंदर वो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली जो बसेज हैं उनको निकालेंगी, आज तक पिछले 2 सालों में उन बसों से रिलेटेड कोई भी मेजर अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। और आज के टाइम कंपनी के रीसेंट कॉन कॉल्स में तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशंस देखने को नहीं मिलते। तो इसीलिए इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जरूर देखना होता है कि एक्चुअली में जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में या फिर इस पूरी वैल्यू चेन में किस सेगमेंट में वर्क करती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बिकॉज कई सारी कंपनीज अनाउंसमेंट तो करेगी आगे भी और अभी भी कर रही हैं कि इस सेक्टर में हम ये करेंगे, बट उनसे रिलेटेड क्या वो एक्चुअल डेवलपमेंट कर पाती हैं, ये हमें एज ए इन्वेस्टर टाइम टू टाइम ट्रैक करना पड़ेगा। अब ये तो हमने देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में अभी तक कौन से मेजर चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, पर अब हम इस इंडस्ट्री के मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हैं और देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का इसको लेकर क्या प्लान है। तो सबसे पहले अगर आप मार्केट साइज की बात करो तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स डायनेमिक्स अगर आप देखो तो 2024 में इस पूरी ग्रीन हाइड्रोजन का जो ओवरऑल मार्केट साइज था वर्ल्ड में, वो 1.1 बिलियन से लेकर 7.98 बिलियन के बीच में था। और ऐसा प्रोजेक्टेड है कि 2030 तक ये पूरा ही मार्केट साइज 30 to 60 बिलियन डॉलर्स तक का हो जाएगा, जो कि एक 38 to 61% CAGR की ग्रोथ है इन 5 सालों में, जो कि एक मैसिव ग्रोथ है, जो कि आपको शायद डेटा सेंटर जैसी इंडस्ट्रीज में भी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ की बात करो तो 0.45 मिलियन टन्स जो कि 2025 में थी, ये एक्सपेक्टेड है कि 2.14 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएगी 2030 में। इसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप इंडियन मार्केट की पोजीशन देखो तो डोमेस्टिक डिमांड जो इंडिया की है वो काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही है इन द ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि 6 मिलियन टन्स थी इन 2020 एंड ऐसा प्रोजेक्टेड है कि 28 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएगी अंटिल 2050। और ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड टू कंप्राइज 80% ऑफ द टोटल हाइड्रोजन डिमांड इन 2050, यानी 2050 तक अभी तक जितना भी हम हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं उसमें से 80% ग्रीन हाइड्रोजन होगा। और इसी डिमांड को देखते हुए हमारे यूनियन बजट 25-26 में इस ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है उसमें 600 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए, जो कि एक 100% का इंक्रीज है फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जहाँ पर पहले 300 करोड़ एलोकेट किए गए थे इस पूरे सेक्टर में। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा ये यूनियन कैबिनेट का अप्रूव किया हुआ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसमें इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट हम 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएं अंटिल 2030, जिसमें से 60 to 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स की कैपेसिटी हम जनरेट कर पाएं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा इस पूरे ही ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी को जनरेट करने के लिए। और इससे जो हम पूरा ही ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे उसका इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो पूरा कैपेसिटी होगा वो होगा 125 गीगावाट। इसके लिए गवर्नमेंट का प्लान है कि वो इस पूरे ही सेक्टर में आउटले अप्रूव कर रही है 19,744 करोड़ के बजट को, जिससे इंडिया अपने एनर्जी इंपोर्ट्स पे 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेविंग करेगा और 50 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ CO2 जो एमिशन हो रहे हैं उनको हम एनुअली बचा पाएंगे, यानी इन्वायरमेंट को काफ़ी कम हार्म होगा। 6 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और 8 लाख करोड़ की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इस पूरे सेक्टर पे आएगी। अब इसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे, जहाँ पर हम ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर की पूरी वैल्यू चेन को समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंट कंपनीज इस सेक्टर की वैल्यू चेन के डिफरेंट पार्ट से वर्क करती हैं एज अ प्रॉक्सी कंपनीज और एज अ मेन कंपनीज, और कैसे आपको इन कंपनीज को एनालाइज करना है और फिर फर्दर उन कंपनीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू चेन पे हम बात करें, देखिए जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ग्रीन हाइड्रोजन की वैल्यू चेन के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला आता है अपस्ट्रीम, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन को बनाते हैं। सेकंड आता है हमारा मिड स्ट्रीम, जिसमें हम इसको स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करते हैं। और थर्ड आता है डाउन स्ट्रीम, जिसके एंड यूज़र यानी एंड इंडस्ट्रियल यूज़ का देखते हैं।
तो अपस्ट्रीम वाले सेगमेंट में हमें ये देखना होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में जो पूरी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइजर्स की, वो कौन सी कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और ज़्यादा बेटर है इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और उसके साथ ही जो वो ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ढूंढ रही है, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए वो दूसरी कंपनीज पे डिपेंडेंट है या फिर खुद वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बना रहे हैं। सेकेंडली, इस ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर और यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमारे डिफरेंट प्रेशर टैंक्स की ज़रूरत होती है, पाइपलाइंस की ज़रूरत होती है, जो कि स्पेशलाइज होते हैं फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। उससे केस में कौन सी कंपनीज उन सेक्टर में वर्क कर रही है हमें वो देखना होता है, और फिर एट द इंडस्ट्रियल यूज इसका हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की बात करो, तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। इसीलिए हमारे इंडिया की जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं लाइक रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप, उन्होंने काफ़ी मैसिव अनाउंसमेंट की है रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन। जहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप रिलायंस ग्रुप की बात करो, तो रिलायंस ने बोला है कि इस ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स में वो टोटल 75,000 करोड़ रुपीज़ की एलोकेशन करेंगे और इससे फ्यूचर में एक बड़े लेवल पे इस इंडस्ट्री में वो डोमिनेट कर पाएँ। पर इतने बड़े ग्रुप्स में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इनके ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर को देखो, तो ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा भी इनके ओवरऑल बिजनेस में कई सारे वर्टिकल्स होते हैं। और ऐसे वर्टिकल्स होने की वजह से आप किसी एक बिजनेस से किस तरीके का प्रॉफिट इनको जनरेट होगा और वो इनके वैल्यूएशन में किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ना ही आप इस सेक्टर के एक्चुअल इंपैक्ट को समझ पाओगे इस कंपनी के बिजनेस में। ऑल्सो बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस का कोई कोर फोकस नहीं है और वन ऑफ द पार्ट है, तो ऐसे में कल को अगर कंपनी के केस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती है इसके केस में, या फिर और उनका कोई नया इनिशिएटिव आ जाता है जो कि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है वो अपने इस प्लान को ड्रॉप भी कर दें, जो कि ऑलरेडी हम ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड काफ़ी सारी कंपनीज में देख चुके हैं, जहाँ पर क्योंकि उनका जो कोर बिजनेस था वो इसके अराउंड फोकस नहीं था, तो उन्होंने अपने प्लान्स को ड्रॉप कर दिया। तो इसीलिए अगर आप इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये वाला रिस्क आपको कंसीडर करना पड़ेगा। पर इसके अलावा अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनका पावर सेक्टर वन ऑफ द मेजर फोकस ऑफ देयर बिजनेस, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, और उन कंपनीज के केस में वो कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करें इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, या फिर वो खुद ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की बात करें, तो ऐसी कंपनीज में आपको जो ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट का मेजर बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। और ऐसी कंपनीज की लिस्ट में हमारी सबसे पहली कंपनी आ जाती है वारी एनर्जीज। अब अगर मैं आपको वारी एनर्जीज के बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो ये इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है जो कि हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुई है। और कंपनी के बारे में फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम स्कैनेक्स की वेबसाइट पे चलते हैं, जिसको मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ अपनी कंपनीज के एनालिसिस के लिए। तो स्कैनेक्स की वेबसाइट पे जाके सबसे पहले हम वारी एनर्जी सर्च करेंगे, और यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कंपनी के अनाउंसमेंट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर हम कंपनी के लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के इसमें कंपनी का जो बिजनेस है वो 4 वर्टिकल्स में है, जिसमें सबसे पहले इनका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, जिसमें अगेन ये सोलर प्लांट्स वगैरह बनाते हैं। सेकंड आता है इनका ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस। थर्ड आता है इनका इन्वर्टर बिजनेस, जहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं उनको इन्वर्टर्स के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। और फोर्थ आता है इनका एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जहाँ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि सोलर एनर्जी जैसी चीज़ों में जितना भी एनर्जी वो जनरेट करता है उसको किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ा हम स्टोरेज सिस्टम्स ही बनाने होते हैं, तो उन स्टोरेज सिस्टम्स को भी बनाते हैं। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। जहाँ पर इसकी ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी की प्रेजेंट कैपेसिटी जो है वो सोलर मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में 13.3 गीगावाट, और यूएसए में भी जहाँ पे ये वर्क करते हैं वहाँ पर इनकी कैपेसिटी 1.6 गीगावाट है करंटली। और फ्यूचर में इनका प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर 27 के एंड तक यही इस पूरी कैपेसिटी जो कि अभी करंट में टोटल 15 गीगावाट की है, इसको ये 25 गीगावाट तक करना चाहते हैं। बात करें सोलर सेल्स की, तो इस जो कैपेसिटी अभी 5 गीगावाट की है, इसको बढ़ा के 15 गीगावाट करना चाहते हैं अगले आने वाले 2 सालों में। और सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेंशन ही अदर सेगमेंट्स में भी कर रहे हैं। अदर देन दिस, अगर आप कंपनी के बिजनेस में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की बात करो, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। पर इसके अलावा अगर आप अदर सेक्टर्स भी देखो, जैसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये लिथियम आयन स्टोरेज सेल्स बना रहे हैं, जिसमें इनका प्लान है कि ये 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो ये प्लांट बनाएंगे वो उसकी कैपेसिटी होगी 3.5 गीगावाट एनर्जी स्टोर करने का, और ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा बाय FY27, जिसके बाद से कंपनी के रेवेन्यू में और प्रॉफिट्स में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये करेगा। इसके बाद अगर हम इन्वर्टर्स की बात करें, तो इसमें 130 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, और ये भी इनका ऑपरेशनल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक, यानी आज से 2 क्वार्टर्स बाद। और स्पेशली अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर के बारे में बात करें, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर इनको गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स के थ्रू 300 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए पैसा मिला है, यानी इंसेंटिव मिला है, जिसमें 551 करोड़ रुपीज़ इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा करेंगे। और इनका कहना है कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 27 तक, जिस प्लांट की कैपेसिटी होगी 300 मेगावाट की। अब इसके अलावा अगर हम कंपनी की अदर डिटेल्स चेक करें, तो यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि कंपनी के इसमें इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो पिछले कुछ क्वार्टर से फ्लैट रहा है, पर Q4 से वापस से हमें इसमें इंक्रीज देखने को मिलने लगा है। और इंटरेस्टिंगली कंपनी का EBITDA भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है।
बात करोगे आप एबिटा मार्जिन्स की, तो वो भी कंपनी के एक स्टेबल पेस पे ही हैं और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की अदर फाइनेंशियल डिटेल्स चेक करें, तो इसके लिए हम वापस स्कैनएक्स की वेबसाइट पे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल्स को चेक करो, तो कंपनी का करंट मार्केट कैप 98,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, यानी ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। बात करोगे आप पीई रेशियो की, तो वो 44 का है। और अगर आप सेक्टर पीई से कंपेयर करोगे, तो ये कंपनी सेक्टर की वैल्यूएशन से लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप रिटर्न्स की बात करो, तो लॉन्ग टर्म में आपको 5 ईयर्स से लेके 1 ईयर तक सिमिलर ही रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। इट्स बिकॉज इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए अभी ओवरऑल 1 ईयर भी नहीं हुआ है, और हम सभी को पता है कि लास्ट 1 ईयर में इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है और फॉल भी देखने को मिला है, बट स्टिल इस ड्यूरेशन में इस कंपनी ने पॉजिटिव 47% के रिटर्न्स दिए हैं। और इस वॉलेटिलिटी के पीछे का रीजन हम सभी को पता है कि ट्रंप ने इंडिया के सोलर एनर्जी जैसे सेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाए थे, जो भी हम सोलर मॉड्यूल्स या फिर बाकी सारे सोलर वेफर्स वगैरह इंडिया से बाहर यूएस में एक्सपोर्ट करते थे। इस वजह से ये काफ़ी सेंटीमेंट्स इसमें खराब हुए थे, और इसीलिए अगर आप कंपनी में एनालिस्ट की रेटिंग देखोगे, तो 40% एनालिस्ट इस कंपनी को बाइंग रेटिंग देते हैं और सेल करने की 60% एनालिस्ट रेटिंग देते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी डिसीजन केवल एनालिस्ट की रेटिंग के बेसिस पे नहीं लेना है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म में चेंज होती रहती है, और कल अगर कोई और डेवलपमेंट होती है तो ये और पॉजिटिव भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अदर फैक्टर्स देखो, तो कंपनी केस में अगर आप सबसे पहले प्राइस फॉरकास्ट की बात करो, तो अपने करंट स्टॉक प्राइस से कंपनी केस में जो हाई एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 3700 का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और मीन और लोअर केस में कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन शो कर सकता है। पर अगर आप अदर फैक्टर्स देखो लाइक ROA एंड ROE, तो उसमें आपको पिक्चर दूसरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स अगर आप यहाँ से देखो, तो एक्चुअल रिटर्न ऑन एसेट्स से यहाँ से हायर उसमें हमें एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी में भी तीनों ही केसेस लाइक हाई, मीन एंड लो केसेस में यहाँ से हमें एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। बात करो ग्रोथ रेट के नंबर्स की, तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी में ऑलमोस्ट रेवेन्यू में 27% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, नेट इनकम 51% से ग्रो हुई है, कैश फ्लोज कंपनी के 37% से पॉजिटिव में चेंज हुए हैं, और ROE एंड ROC हमें कंपनी के नेगेटिव देखने को मिले हैं, बिकॉज लास्ट 1 ईयर में कंपनी में ऐसा कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली है इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस। एबिटा मार्जिन की आप बात करो, तो इसके 35.22% के एबिटा मार्जिन रहे हैं, और यही नंबर्स को अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे रहोगे, तो इस क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ROE एंड ROC हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म में यानी 5 ईयर्स के बेसिस पे भी कंपनी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिली है। अब अदर देन दिस, अगर आप क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे, तो सबसे पहले अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे चेक करें, तो यू कैन सी कि कंपनी केस में सबसे पहले रेवेन्यू जो बीच में दिसंबर 2023 के बाद डिप हुआ था, उसके बाद से रेवेन्यू में थोड़ा हमें एक स्लगिशनेस ही देखने को मिली है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, पर वहीं एनुअल बेसिस पे इसमें काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू, अगर आप नेट प्रॉफिट पर भी नजर डालो, तो वो भी कंसिस्टेंटली काफ़ी बड़े मार्जिन से ग्रो हुए हैं, प्लस कंपनी के जो अदर फैक्टर्स है लाइक EPS ग्रोथ, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अदर देन दिस, अगर आप कंपनी के अदर फैक्टर्स देखो लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग लास्ट कुछ टाइम से कांस्टेंट है, जब से कंपनी का IPO मार्केट में आया है। FIIs की होल्डिंग कंपनी में लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कम हुई थी, पर लेटेस्ट क्वार्टर में FIIs ने ऑलमोस्ट 2% से अपनी होल्डिंग कंपनी में बढ़ाई है, जो कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव साइन है, और DIIs कंसिस्टेंटली लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। बात करो पब्लिक की, तो पब्लिक का स्टेक कंपनी में लगातार कम हो रहा है, बिकॉज कंपनी में ओवरऑल स्टॉक प्राइस के फॉर्म में हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की सेकंड कंपनी का नाम है एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन। अब ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि मेनली पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में वर्क करती है, बट रिसेंटली इन्होंने अपने न्यू बिजनेस वर्टिकल्स में ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस को भी ऐड किया है, जिसमें कंपनी ने क्वाइट रिसेंटली लास्ट 1 से 1.5 सालों में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स किए हैं। जहां पर अगर मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पहले एक्सप्लेन करूं, तो अगर हम कंपनी के लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे जाएं, तो यहाँ पर टॉकिंग अबाउट देयर बिजनेस, जैसा मैंने आपको बोला कि ये मेनली पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में वर्क करते हैं, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर्स, इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स एंड वायर्स बनाते हैं, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री के एंड यूज़ में आती है। और इनकी अगर आप बात करो क्लाइंट्स की, तो मेजरली ये गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट्स को इनके क्लाइंट्स हैं, और मेजरली इसके अलावा ये प्राइवेट EPC प्लेयर्स को भी अपने स्ट्रिंग टूल्स जैसे जो सिस्टम्स हैं उनको सप्लाई करते हैं। और अगर आप देखो, तो इनके पावर डिस्कॉम जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें हमें ईयर बेसिस पे 354% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और रिकंडक्टराइजिंग HTLC प्रोजेक्ट्स में तो 100% की ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, बिकॉज इनकी जो वायर्स और प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीश सेगमेंट में वर्क करते हैं, और अपनी इंडस्ट्री में इनका काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। इसके अलावा अगर मैं आपको कंपनी के बिजनेस में बताऊं कि क्या इन्होंने रिसेंटली ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में डेवलपमेंट की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने रिसेंटली न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंटर किया है, जहाँ पर इस सोलर EPC, ग्रीन हाइड्रोजन EPC और कार्बन मार्केट में एंटर हो रहे हैं। जहाँ पर पर्टिकुलरली अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन EPC की बात करें, तो ये दूसरी कंपनीज के लिए उनकी जो ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करने के फैसिलिटीज़ हैं उनको मैन्युफैक्चर यानी बनाते हैं फ्रॉम ग्राउंड, और स्क्रैच से लेकर उस प्रोजेक्ट को बना के उनको प्रोवाइड करते हैं, प्लस उनके मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। जहाँ पर ये चीज़ ये PSU कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज के लिए कर रहे हैं। इस पूरे ही सेगमेंट में इनको ईयर 111% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इस ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या
है। तो रीज़न ये है कि अगर आप देखो तो रिसेंटली कंपनी ने पर्टिकुलरली ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स किए हैं, जहां पर इन्होंने 300 किलोवाट का एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया था THDC इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी के लिए, जो कि ऋषिकेश में कंप्लीट हो चुका है जनवरी 2024 में, और ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है। यानी कंपनी अपना जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी है उसको ग्राउंड पे प्रूव कर चुकी है। और ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज अभी शुरुआती स्टेजेस में अपनी टेक्नोलॉजी को ही फिगर आउट कर रही हैं कि किसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा फीजिबल रहेगी इकोनॉमिकली और किसको लगाना और यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे में इस कंपनी का क्योंकि ग्राउंड पे ऑलरेडी हमें प्रूवन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो इसका एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी कंपनी अपने पास ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी बनाने का प्लान करती है तो वो ऐसी कंपनीज को ज़्यादा जल्दी प्रोजेक्ट्स देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखो तो कंपनी करंटली एक 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रही है KPI ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड के लिए, और ये कंपनी का कहना है कि इसी साल के जून 2025 में कमीशन हुआ था और एक जल्दी ऑपरेशनल भी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखो तो कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है, जिसके लिए हम वापस से कैनेक्स की वेबसाइट पे आते हैं। तो कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे ऊपर अगर हम बात करें उससे पहले अगर हम कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स को चेक कर लें तो जैसे मैंने आपको बताया ये स्मॉल कैप कंपनी है और इसका करंट मार्केट कैप 1900 करोड़ का है। बात करो पीई रेशो की तो 54 का है और सेक्टर पीई के कंपैरिजन में थोड़ा ये हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। बात करो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स की तो लॉन्ग टर्म में यानी लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने ऑलमोस्ट 6800% के रिटर्न्स दिए हैं। 4 ईयर्स में 4000%, 3 ईयर्स में 600% और लास्ट 2 ईयर्स में भी कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स 336% के हैं। अगर आप कंपनी के अदर फैक्टर्स देखो लाइक ग्रोथ रेट, तो यहाँ पर कंपनी केस में लास्ट 1 ईयर में रेवेन्यू में ग्रोथ हमें 99% की देखने को मिली है, नेट इनकम में ग्रोथ 160%, कैश फ्लोज चेंज में देखने को मिले हैं पॉजिटिव 595% के, ROE एंड ROE दोनों ही 60% के अराउंड है, जो कि काफी बड़े पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखो ईयर ईयर या फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो सबसे पहले अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लास्ट कुछ टाइम में कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे वो डिप हुआ है, पर लास्ट दिसंबर 2024 के क्वार्टर से ये बढ़ना शुरू हो गया था और रिसेंटली मार्च 2025 के क्वार्टर में एक क्वार्टर में ही कंपनी ने अपना 197 करोड़ का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू मार्क किया था, पर उसके बाद रिसेंट जून के क्वार्टर में ये फॉल हुआ था। और ऐसी कंपनी से केस में क्योंकि एनुअलाइज परफॉर्मेंस देखना ज्यादा बेटर रहता है, तो एनुअलाइज बेसिस पे अगर आप रेवेन्यू में ग्रोथ देखोगे तो वो कंसिस्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस एबिटा भी कंपनी का काफी ज्यादा कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के स्टेबल रहे हैं, जो कि 2024 के कंपैरिजन में 2025 में फॉल हुए थे बिकॉज कंपनी ने न्यू वर्टिकल्स में एंटर हुआ था, बट अब पिछले कुछ टाइम में ये जो मार्जिन है ये भी स्टेबल हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप बात करोगे नेट प्रॉफिट्स की तो भी ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं। अदर देन दिस अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालो तो कंपनी के प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लास्ट कुछ टाइम में डिक्रीज हुई है बिकॉज कंपनी को नया फंड चाहिए था अपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओपन करने के लिए। पर वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप FIIs की होल्डिंग देखोगे तो वो जीरो है कंपनी में। DIIs ने लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़ी बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करी है कंपनी में करना, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। और बात करो अदर देन दिस पब्लिक की शेयर होल्डिंग की, पब्लिक की शेयर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की थर्ड कंपनी का नाम है द अनूप इंजीनियरिंग। ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी कंपनी की तरह वर्क करती है, जिसके प्रोडक्ट्स का एक काफ़ी क्रूशियल रोल है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और उसके स्टोरेज वगैरह में। अब अगर मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पहले एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखो तो कंपनी बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ें वर्टिकल्स में वर्क करती है, जहाँ पर हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं, रिएक्टर्स एंड सेपरेटर्स बनाते हैं, प्रेशर वेसल्स बनाते हैं, कॉलम्स एंड टावर्स बनाते हैं, इसके अलावा पाइपिंग स्पूल्स ही बनाते हैं और इंडस्ट्रियल सर्टिफ्यूज से बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इंडस्ट्रीज में बात करो कि किन किन इंडस्ट्रीज में ये वर्क करते हैं तो ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, वाटर आपके रिफाइनरीज, LNGs, हाइड्रोजन जिसके बारे में बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन पर्टिकुलरली, और पेट्रोकेमिकल स्पेस में ये वर्क करते हैं इंक्लूडिंग पावर स्पेस। अगर मैं आपको कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं जिससे आपको ये आइडिया लगे कि एक्चुअली में ग्रीन हाइड्रोजन में ये क्या वर्क करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप सबसे नीचे कंपनी के पेज नंबर 23 पे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी हाई थिकनेस वाले हीट एक्सचेंजर्स बनाती है, हाई प्रेशर इक्विपमेंट्स बनाती है, लॉन्गेस्ट इक्विपमेंट्स बनाती है, प्लस इस तरह की हाई डेंसिटी वेसल्स बनाती है। और याद करो आपको जैसे मैंने बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में जो भी हीट एक्सचेंज होती है यानी जिस हीट और प्रेशर के बीच में वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन बनाई जाती है, उसको एक स्पेशलाइज्ड वेसल की जरूरत पड़ती है, तो वो वेसल्स बनाने का ये काम करती है। और इसके अलावा जो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, वो भी ये कंपनी बनाती है। अब पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की फील्ड में ये कौन कौन से इक्विपमेंट्स बनाते हैं और क्या इनका एग्जीक्यूशन का अभी तक स्टेटस रहा है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि इक्विपमेंट्स के फॉर्म में ये प्री रिफॉर्मर्स एंड रिएक्टर्स बनाते हैं, हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं और प्रेशर वेसल्स बनाते हैं, जहां पर ये 2 तरह के प्लांट से वर्क करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स और ब्लू हाइड्रोजन। जहां पर अगर आप इनके एग्जीक्यूशन की बात करो तो ऑलरेडी हाइड्रोजन की फील्ड में मल्टीपल एग्जीक्यूशन कर चुके हैं इंडिया में, US में, कनाडा, अरेबिया एंड USA में। यानी इनका जो प्रेजेंस है और जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस इंडस्ट्री में वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अगेन इनको नए ऑर्डर्स मिलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस
अगर मैं आपको कंपनी के बिजनेस के कुछ और इंपॉर्टेंट की डेवलपमेंट्स बताऊं, तो अगर आप इनके क्लाइंट बेस को देखोगे तो इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे ही बड़े क्लाइंट्स, चाहे आप ऑयल इंडस्ट्री की बात करो, हाइड्रोजन इंडस्ट्री की बात करो, या फिर ट्रांसमिशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात करो, तो सारे ही मेजर क्लाइंट्स इस कंपनी के जो है वो बिजनेस का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपको कंपनी के बिजनेस के अदर की फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ, तो उसके लिए अगर हम वापस से स्कैनेक्स की वेबसाइट पर जाएं, तो कंपनी का मार्केट कैप 4600 करोड़ का है, और ये कंपनी अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी है। पीई रेशो कंपनी का 38 है, और सेक्टर पीई के कंपैरिजन में कंपनी एक डिसेंट वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशो कंपनी का 0.05 का है, जो कि अगेन ये बताता है कि कंपनी केस में डेट जैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स की अगर आप बात करो, तो कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 626% रिटर्न्स, 4 ईयर्स में 379, 3 ईयर्स में 446% रिटर्न्स, और लास्ट 2 ईयर्स में 136% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स है। लास्ट 1 ईयर में कंपनी के -10% के रिटर्न्स रहे हैं। एनालिस्ट की रेटिंग अगर आप स्टॉक में देखोगे, तो इस स्टॉक में एक ही एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर करता है, जिसने इसमें बाय रेटिंग दी है 100% की। और अगर आप अदर फोरकास्ट देखो, लाइक कंपनी के इसमें प्राइस का फोरकास्ट, तो यहाँ से कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस से अगर आप कंपेयर करो, तो आने वाले टाइम में कंपनी के एक काफ़ी बड़ा ह्यूज अपसाइड देखने को मिल रहा है इन द मीन केस, जहाँ पर कंपनी का स्टॉक प्राइस 4000 तक जा सकता है, ऐसा एनालिस्ट फोरकास्ट कर रहे हैं। पर इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि एक्जैक्टली ऐसा होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप आरओई की भी बात करो, तो उसके केस में भी आरओई हमें काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने को मिल रहा है इन द टर्म्स ऑफ फोरकास्टिंग। अब अगर आप कंपनी के ग्रोथ रेट की बात करो, तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 78% से, नेट इनकम ग्रो हुई है 130% से, कैश फ्लो एक्सचेंज हुए हैं -123% से, यानी कैश फ्लोज घटे हैं। पर आरओई एंड आरओसी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करो, तो एनुअलाइज बेसिस पे अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे, तो कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो स्टेबल है। बात करो एबिटा की, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी अपने स्टेबल करके रखी है अराउंड 22% के। बात करोगे अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो वो भी हमें ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाओ, तो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की शेयर होल्डिंग थोड़ी रिड्यूस हुई है, बिकॉज कंपनी कुछ न्यू सेगमेंट्स में एंटर हो रही है। पर इधर इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये है कि जहाँ पर इंडियन मार्केट में ओवरऑल बाकी सारे सेक्टर्स में जो एफआईआईज है उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर सेलिंग की है, वहीं ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें एफआईआईज ने कंटिन्यूसली बाइंग की है, स्पेशली लास्ट 3 क्वार्टर्स में। और बात करोगे डीआईआईज की, तो उनकी भी जो होल्डिंग है वो इस कंपनी में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बात करोगे अदर फैक्टर्स यानी रिटेल इन्वेस्टमेंट की, तो रिटेल की जो होल्डिंग है वो लगातार इस कंपनी में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कम हो रही है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और कंपनी का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के पास इंडिया में लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू ये नेचुरल गैस ट्रांसफर करते हैं यानी सप्लाई कराते हैं, प्लस ये प्रोड्यूस भी करते हैं। और इनका जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है ये अक्रॉस सिटीज 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा में भी स्प्रेड है। अब इस कंपनी के बारे में बताऊं, तो ये कंपनी आज के टाइम ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में भी एंटर कर चुकी है, जहां पर ऑलरेडी लास्ट ईयर इन्होंने अनाउंस किया था दैट दे हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड देयर फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन मई 2024, जो कि इन्होंने विजयपुर मध्य प्रदेश में किया था, और ये सक्सेसफुली आज के टाइम रन भी कर रहा है। अब इनके केस में बेस्ट बात यह है कि इनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है पाइपलाइन का, इस पूरे पाइपलाइन के नेटवर्क के थ्रू ये इस पूरी ग्रीन हाइड्रोजन को डिफरेंट सिटीज़ और नेटवर्क्स में प्रोवाइड करा सकते हैं। बस उनको इस पूरे पाइपलाइन में थोड़े अपग्रेड्स करने की ज़रूरत है, जो कि कंपेरेटिवली आसान होगा अगर हम देखें किसी और कंपनी से, जो कि एक नई पाइपलाइन उसके लिए सेपरेटली बिछाएगी। और इसके साथ ये जो पूरा ही पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का इनका प्रोसेस है, ये कॉस्ट एफिशिएंट भी रहेगा, बिकॉज में केवल मेजर अपग्रेड्स उन्हें करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखो कंपनी के फाइनेंशियल्स को, तो कंपनी के इसमें अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखो, तो कंपनी का मार्केट कैप 1,16,000 करोड़ का है, यानी कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, और कंपनी का पीई रेशियो 11 का है। और अगर आप बात करो सेक्टर पीई के कंपैरिजन में, तो ये कंपनी लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। पर आप कंपनी के लोअर पीई को देख के ये मत समझिएगा कि कंपनी काफी अच्छी वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है, बिकॉज गैस या फिर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये एक साइक्लिकल सेक्टर होता है, यानी कुछ साल आपको इन सेक्टर की कंपनीज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और फिर अगले 2 से 3 सालों में आपको इस सेक्टर में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो करंटली इस सेक्टर का जो आपको है वो डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। इस वजह से आपको कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो लोअर देखने को मिल रही है, और इस तरह की कंपनीज में यानी इस तरह की पीएसयू ओन कंपनीज में आपको जनरली पी कम ही देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म पे अगर आप कंपनी के रिटर्न्स की बात करोगे, तो लास्ट 5 ईयर्स में स्टिल कंपनी ने पीएसयू कंपनी होने के बावजूद 200% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में मोर देन 100% के रिटर्न्स दिए हैं, और लास्ट 2 ईयर्स में भी 42% के रिटर्न्स दिए हैं। बट अगर आप लास्ट 1 ईयर की बात करो, तो कंपनी के रिटर्न्स ऑलमोस्ट -26% के रहे हैं। एनालिस्ट की रेटिंग बात करो, तो इस कंपनी को 32% एनालिस्ट या फिर 32 एनालिस्ट ने कवर किया है, जिनमें से 75% एनालिस्ट ने बाइंग की रेटिंग दी है, 18% एनालिस्ट ने होल्ड की रेटिंग दी है, और केवल 6% एनालिस्ट ने इस कंपनी में सेल की रेटिंग दी है। अदर फैक्टर्स अगर आप देखो लाइक फोरकास्ट,
तो कंपनी केस में अगर आप प्राइस की फोरकास्ट की बात करो तो कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस से यानी 162 के लेवल से कंपनी में हाई मीन केस में एक काफ़ी अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिल रहा है, और कंपनी केस में अगर आप देखो लो केस तो उसमें कंपनी का स्टॉक प्राइस 150 तक के लेवल तक फॉलो हो सकता है। अब इस तरह की कंपनीज में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है अदर देन ग्रोइंग कंपनी या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, जहाँ पर इस कंपनी के अगर आप डिविडेंड्स को देखो तो ये 4.23% का ईयरली डिविडेंड आपको पे करती है, यानी एक कंसिस्टेंट आपको एक तरीके से इनकम इस कंपनी से मिलती रहती है ऑन द स्पेसिफिक टाइम होराइजन। अब आज बात करूँ कंपनी के ग्रोथ रेट की, तो कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 1 ईयर में आपको देखने को मिल रहा है 6% का, नेट इनकम में ग्रोथ 25% की, और कैश फ्लोज में भी चेंज भी पॉजिटिव 25% का देखने को मिल रहा है। और ROE एंड ROC आपको डिसेंट देखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में, तो 13.95% और 17.18% रिस्पेक्टिवली। और लास्ट 5 ईयर्स की भी अगर आप ग्रोथ की बात करो तो PSU कंपनी होने के बावजूद इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी कंसिस्टेंट और आपको मॉडरेट देखने को मिल रही है। अब कंपनी में अगर आप ईयरली फाइनेंशियल्स की बात करो तो ईयर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2023 में काफ़ी बड़ा मैसिव जंप दिखाया था, पर उसके बाद से जो रेवेन्यू है उसमें कोई बहुत मेजर जंप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और जनरली PSU कंपनी के केस में अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे तो आपको रेवेन्यू में इसी तरह का स्टेग्नेशन देखने को मिलेगा। बात करो अब अदर फैक्टर्स की, लाइक कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी पिछले कुछ टाइम में फॉल हुए हैं। और नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लास्ट 2025 में हमें एक डिसेंट ग्रोथ दिखाया था जो कि अराउंड 12,000 करोड़ का था, पर ट्रेलिंग 12 मंथ में भी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो इन लाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। अदर देन दिस अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो कंपनी में प्रोमोटर्स यानी कंपनी में जो गवर्नमेंट है वो 51.88% की स्टेक होल्ड करती है। FIIs ने इंटरेस्टिंगली इस कंपनी में भी अपनी स्टेक को बढ़ाया है लास्ट 1 क्वार्टर में, जो कि मार्च 2025 के क्वार्टर से पहले फॉल हो गया था। और DIIs की भी जो स्टेक है वो इस कंपनी में रिलेटिवली पिछले कुछ क्वार्टर्स में या 2 से 3 क्वार्टर्स में बढ़े हैं। और बात करो आप पब्लिक के स्टेक की, तो वो जो स्टेक है वो नॉर्मली कंपनी में इक्वली है, और ये वही लोग हैं जो कि जनरली कंपनी में हायर डिविडेंड्स की वजह से इन्वेस्ट करते हैं। सो दीज वर द लिस्ट ऑफ कंपनीज जो कि करंट में ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेस में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट शो कर रही हैं। पर इसके अलावा भी कुछ कंपनीज है लाइक ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और इसके अलावा टाटा पावर, जो कि अगेन ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेस में कमिटेड है कि कुछ डेवलपमेंट करेंगी, पर एज ऑफ नाउ उनके स्पेस में ऐसा कुछ हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए उन कंपनीज को मैंने यहाँ पर डिटेल में कवर नहीं किया है। बट इन कंपनीज के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और कंपनी भी है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेस में कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कर रही है, तो इस कंपनी का नाम आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.